नमस्कार दोस्तों, रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानी जिंगहाओ नाम के एक आदमी से शुरू होती है। वह जिंगटोंग नाम की एक छोटी बहन का बड़ा भाई है जो 6 साल की है। वे इस किराए के घर में अकेले रहते हैं। हर दिन उसे जिंगटोंग की देखभाल करनी पड़ती थी और उसे स्कूल ले जाना पड़ता था। उस दिन अपनी बहन को छोड़ने के बाद जिंगहाओ एक विशेषज्ञ के पास गया जिसने उसकी बहन की बीमारी का इलाज किया। ऐसा कहा जाता है कि जिंगटोंग जो 6 साल की थी उसके दिल में असामान्यता थी जिससे हवा का दबाव कम होने पर अक्सर सांस फूल जाती थी। जिंगटोंग की बीमारी एक वंशानुगत बीमारी है। जब जिंगटोंग छोटी थी तब उनकी मां को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में उसी बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। जिंगहाओ जो उस समय अभी भी अपनी किशोरावस्था में था, उस बेचारे को परिवार की रीढ़ बनना पड़ा और जिंगटोंग के लिए लड़ना पड़ा। इसलिए डॉक्टर ने जिंगहाओ को जल्द से जल्द अपनी बहन का ऑपरेशन कराने की सलाह दी। वास्तव में जिंगहाओ वास्तव में अपनी बहन का ऑपरेशन कराना चाहता था, लेकिन इसके लिए जरूरी पैसे निश्चित रूप से कम नहीं थे। इसके अलावा जिंगहाओ सिर्फ मोबाइल रिपेयर का व्यवसाय खोलकर रोजाना काम करता है, जिससे उसे ज्यादा कमाई नहीं होती। उस रात बाद में जिंगहाओ को अपने दोस्त जियांग का फोन आता है। जियांग एक गोदाम में काम करता है और जियांग द्वारा जियांग को फोन करने का उद्देश्य उसे अप्रयुक्त सेल फोन के ढेर दिखाना है। जियांग के अनुसार सभी सेल फोन एक आयात निर्यात व्यवसायी द्वारा छोड़े गए थे जो वर्तमान में जेल में है क्योंकि उस पर 2 साल का गोदाम किराया बकाया है। जियांग और गोदाम के कर्मचारियों ने सामान भी जब्त कर लिया और योजना थी कि गोदाम को जल्द ही खाली कर दिया जाएगा। इसलिए जियांग ने जिंगहाओ को 1 लाख में सभी फोन लेने का प्रस्ताव दिया। जियांग को यकीन था कि जिंगहाओ के हाथों में यह फोन रिपेयर करके फिर से बेचा जा सकता है ताकि जिंगहाओ फोन बेचकर मुनाफा कमा सके। जब वह घर पहुंचा तो जिंगहाओ ने तुरंत सेल फोन की गुणवत्ता परीक्षण फाइल की जांच की जो औसतन गुणवत्ता नियंत्रण में पास नहीं हुई। जिंगहाओ ने भी एक फोन की मरम्मत करने की कोशिश की। क्षतिग्रस्त सेल फोन की मरम्मत के वर्षों के अनुभव, साथ ही पर्याप्त उपकरण और कौशल के साथ फोन फिर से चालू होने में कामयाब रहा। यह महसूस करते हुए कि वह सभी फोन को सही कर सकता है, उसने तुरंत उन सभी को खरीदने का फैसला किया। जिंगहाओ ने अपनी दुकान की सारी सामग्री गिरवी रखकर ऋण के लिए आवेदन किया। अगली सुबह वह अपना उत्पाद बेचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बिक्री केंद्र गया और उत्पाद बेचते समय उसने लाभ की गणना की और 9 लाख के अनुमानित लाभ की गणना करने के बाद यह राशि बहुत बड़ी है और निश्चित रूप से अपनी बहन के संचालन के लिए पर्याप्त से अधिक है। वह बाद में अपने जीवन स्तर को सुधारने और अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने में भी सक्षम होगा। लेकिन दुर्भाग्य से 2 सप्ताह बाद सरकार ने वास्तव में एक नई व्यापार नीति जारी की जिसके अनुसार बाद में पुनर्विनीकृत सेल फोन को बाजार में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पहले से प्रचलन में मौजूद सेल फोन जब्त कर लिए जाएंगे और विक्रेता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह नीति निश्चित रूप से जिंगहाओ के लिए नुकसानदेह थी जो अभी अपना व्यवसाय शुरू करने वाला था। जिंगहाओ केवल कुछ फोन ही बेच पाया था जबकि अन्य सेल फोन का गोदाम अभी भी ढेर लगा हुआ था। जिंगहाओ ने फिर शाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्यालय जाने का फैसला किया। सेल फोन निर्माता जिसे जिंगहाओ ने खरीदा था उसकी मुलाकात लाइपिंग नाम के एक प्रबंधक से हुई। जिंगहाओ ने लाइपिंग को अपने द्वारा बरामद सेल फोन के स्पेयर पार्ट्स को बाजार में बेचने का प्रस्ताव दिया क्योंकि जिंगहाओ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बड़ा बाजार है और यह व्यवसाय एक औद्योगिक श्रृंखला बन जाएगा। हालांकि लिपिंग ने इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि मोबाइल फोन रिपेयरमैन जिंगहाओ द्वारा पेश किए गए स्पेयर पार्ट्स गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण में पास नहीं होंगे। जिंगहाओ इस बात पर अड़ा था कि पार्ट्स परीक्षण में पास होंगे। भारी मन से लिपिंग ने जिंगहाओ के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद दिन ब दिन उन्होंने सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे घटकों को विच्छेदित करने की कड़ी मेहनत की। बेशक यह एक आसान बात नहीं थी, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ता के साथ वह आखिरकार वह सब पूरा करने में कामयाब रहा, एक गाइड बुक के साथ जो उन्होंने खुद बनाई थी। पार्ट्स के गुणवत्ता परीक्षण भी किए गए और परिणाम स्वरूप जिंगहाओ द्वारा बनाए गए पार्ट्स ने गुणवत्ता परीक्षण पास भी कर लिया। पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया। फिर वह तुरंत लिपिंग से मिलने गया जो शाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रबंध निदेशक श्री झाओ का स्वागत कर रहा था। जिंगहाओ ने देखा कि पुर्जे परीक्षण में पास हो गए हैं और कल के समझौते को याद किया कि अगर जिंगहाओ परीक्षण में पास हो जाता है तो लिपिंग पुर्जे खरीद लेंगे। लेकिन लिपिंग ने कहा कि उसने ऐसा कभी नहीं कहा। उसने जिंगहाओ से यह भी कहा कि वह उसे परेशान करना बंद करे क्योंकि लिपिंग को जिंगहाओ पर शक है क्योंकि वह अभी भी 20 साल का है। निराश न होते हुए जिंगहाओ ने श्री झाओ का इंतजार किया। जिंगहाओ ने श्री झाओ को भी यही प्रस्ताव दिया और समझाने के लिए 10 मिनट का समय मांगा। श्री झाओ जो गाड़ी में चढ़ने के लिए दौड़ रहे थे, उन्होंने जिंगहाओ को कोई ध्यान नहीं दिया। बस हार मत मानो। जिंगहाओ ने अपनी मोटरसाइकिल से ट्रेन पकड़ने का फैसला किया। सौभाग्य से जिंगहाओ समय पर पहुंच गया और फिर से श्री झाओ से 10 मिनट का समय मांगा। जिंगहाओ की प्रस्तुति सुनने के बाद श्री झाओ ने कहा कि जिंगहाओ फोन के सभी हिस्सों को नहीं बचा पाएगा। जिंगहाओ ने पूछा अगर वह ऐसा कर सकता है तो क्या श्री झाओ इसे खरीद लेंगे। झाओ सहमत हैं, लेकिन वह एडवांस नहीं देंगे। उन्होंने जिंगहाओ को खुद ही विक्टिम का ख्याल रखने को कहा और यहाँ तक कि ताऊ भी कारखानों या श्रमिकों को उपलब्ध नहीं कराएंगे यदि भागों गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे। ताऊ कोई धन भी नहीं देगा और इस बात की परवाह नहीं करता कि जिंगहाओ कितना खर्च करेगा। झाओ ने तब जिंगहाओ से कहा कि जब वह तैयार हो जाए तो लिपिंग को फोन करे। बेशक यह समझौता बहुत जोखिम भरा है। अगर वह सफल होता है तो वह वास्तव में करोड़पति बन जाएगा, लेकिन अगर वह असफल होता है तो वह हार जाएगा। कुछ दिनों बाद अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ जिंगहाओ को अपने सभी व्यावसायिक परिसर को जब्त करने
करने देना पड़ा। अतिरिक्त पैसे के लिए एकमात्र मोटरसाइकिल को बेचना पड़ा। इसके बाद वह एक साइड जॉब पाने के लिए अपने दोस्त मायूहे से मिलने जाता है। मायूहे से विनती करने के बाद वह जिंग हाओ को एक गगनचुंबी इमारत के लिए खिड़की साफ करने वाले के रूप में काम करने की अनुमति देता है। अगले दिन जिंग हाओ और लियान अपने कारखाने के लिए जगह खोजने गए और एक कंटेनर मिला जो गंदा और धूल भरा था। जिंग हाओ ने 1 महीने के लिए 3000 के किराए पर सहमति व्यक्त की। लियान के साथ मिलकर उन दोनों ने कारखाने को तैयार किया ताकि इसका इस्तेमाल काम के लिए किया जा सके। लक्ष्य बनाए गए कच्चे माल को भी एक नए गोदाम में ले जाया गया है और केवल एक और श्रमिक, क्योंकि वे एक मानक वेतन नहीं दे सकते। रोजगार एजेंसियां सेवानिवृत्त हो चुके श्रमिकों की तलाश करने का सुझाव देती हैं। उन्होंने कई लोगों का सुझाव दिया। सबसे पहले कॉनमॉय है। वह एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन एक दुर्घटना के कारण वह ठीक से सुन नहीं पाती है और वर्तमान में वह छोटे मोटे काम करती है। कोनमोय को पढ़ाने के लिए जिंग हाओ को चीखना पड़ा। दूसरा है झांग। वह एक मैनेजर हुआ करता था, लेकिन किसी को पीटने के कारण उसे जेल हो गई। झांग का स्वभाव अजीब था, लेकिन धैर्य के साथ जिंग हाओ झांग को पढ़ाने में सक्षम था। अगला हांगजी नाम का एक आदमी था। वह अपना दैनिक जीवन गेम खेलने में बिताता है, लेकिन अब उसे पश्चाताप हो चुका है और वह नौकरी खोजना चाहता है क्योंकि वह एक महिला से शादी करना चाहता था। वह जिंग हाओ से अपने दोस्त जो को ले जाने की भीख मांगता है। दूसरी ओर लियांग नर्सिंग होम के कुछ निवासियों को भी लाया, जिनके बारे में उसने कहा कि वे जिंग हाओ की मदद करना चाहते थे। भले ही वे बूढ़े हों, लेकिन उनके कार्य अनुभव का उपयोग किया जा सकता है। लंबी कहानी संक्षेप में, इलेक्ट्रॉनिक घटकों का कारखाना, जिसका नाम नाइस व्यू है, इन श्रमिकों के साथ काम करेगा। अपने कारखाने के संचालन में मदद करने की योजना के अनुसार जिंग हाओ को गगनचुंबी इमारत के कांच साफ करने वाले के रूप में अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए दिन में काम करना पड़ता है। इस बीच जिंग टोंग की हालत में अभी भी सुधार नहीं हुआ है और उसे हर दिन एक ही दवा लेनी पड़ती है। जिंग हाओ केवल अपनी बहन को दिलासा दे सकता था ताकि वह अब और दुखी न हो। और फिर एक दोपहर जिंग हाओ और लियान एक आदमी के पास आए जिसने जिंग हाओ को अपना सेल फोन बेचने की पेशकश की, जिसे बाद में वे सेल फोन के घटकों से धातु बेच सकते थे। बेशक जिंग हाओ ने मना कर दिया क्योंकि यह अवैध था। कुछ सप्ताह बाद हांगजी ने भी अपनी आराध्य महिला से विवाह कर लिया। उसकी शादी का जश्न मनाने के लिए सभी फैक्ट्री कर्मचारी वहाँ मौजूद थे, यहाँ तक कि जिंग हाओ को भी शादी में भाषण देने के लिए बोला गया। शादी की पार्टी से वापस आने पर जिंग हाओ को किराए के घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसे 3 महीने का बकाया चुकाना पड़ता है। उस रात कहीं जाने के लिए जगह न होने पर जिंग हाओ को लेउंग की पत्नी से मदद मांगनी पड़ी ताकि जिंग टोंग उनके घर पर रात बिता सके। अगले दिनों में जिंग हाओ अपनी बहन को फैक्ट्री में रहने के लिए ले जाने का फैसला करता है। बेडरूम को केवल कार्डबोर्ड बॉक्स के ढेर का उपयोग करके बनाया और इंसुलेट किया गया था। जिंग हाओ के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा थी कि उसे अपनी बीमार बहन को अनुचित स्थान पर सोते हुए देखना पड़ा। हालांकि बहुत खराब स्थिति के कारण उसे अपनी बहन को फैक्ट्री में सोने देने के लिए तैयार होना पड़ा। अपनी छोटी बहन की हालत देखकर जिंग हाओ हार नहीं मानना चाहता था, क्योंकि इस समय वह जो खुशी हासिल करना चाहता था वह थी अपनी बहन को बीमारी से ठीक होते देखना। इसलिए जिंग हाओ ने बिना थके अपना समय काम पर लगाया। दिन में वह कांच साफ करने का काम करता है और रात में वह मिसिंग उत्पादन पर काम करने के लिए देर तक रहने को तैयार रहता है। जिंग हाओ की पीड़ा यही नहीं रुकी। एक दिन उसे कारखाने के मालिक ने बुलाया क्योंकि उसका 2 महीने का किराया बकाया था। जिंग हाओ ने स्वाभाविक रूप से नरमी की मांग की क्योंकि वह वर्तमान में कठिन समय से गुजर रहा था, लेकिन मकान मालिक को इसकी परवाह नहीं है और वह जिंग हाओ से बकाया चुकाने या जाने के लिए कहता है। एक दिन तूफान और भारी बारिश के बीच जिंग हाओ ने लाई पिंग की कार को रोकने की कोशिश की। कार में जिंग हाओ ने लाई पिंग से 1 लाख उधार देने की भीख मांगी क्योंकि वह वास्तव में मुश्किल में है, लेकिन लाई पिंग ने इनकार कर दिया और कहा कि श्री झाओ ने उसके साथ अनुबंध इसलिए किया क्योंकि झाओ को जिंग हाओ का सम्मान था। लेकिन अगर झाओ अब तुम्हें देखते हैं तो क्या वह अभी भी तुम्हें सम्मान देंगे? यह सुनकर जिंग हाओ ने सोचा कि इसमें एक बात थी, क्योंकि इस तरह की मुसीबत के समय में उसे अपने दम पर काम करना था ताकि वह काम पूरा कर सके। जिंग हाओ को वास्तव में नहीं पता था कि क्या करना है। उसे केवल अपनी माँ से किया गया वादा याद है कि वह मरने से पहले जिंग टोंग की अच्छी देखभाल करेगा। अगली सुबह उसे फिर से छत देखनी पड़ी जहाँ उसने अपना सेल फोन रखा था, जो कल रात हुई बारिश के कारण ढह गई। साथ ही मकान मालिक ने कहा कि 3 दिनों के भीतर जिंग हाओ को अपना सामान पैक करना होगा क्योंकि कारखाना किसी और को किराए पर दिया जाएगा। जिंग हाओ का दिल टूट गया। उसे अपने सभी दोस्तों को भी यह बुरी खबर देनी है। भले ही माल की डिलीवरी से 2 सप्ताह बाद ही काम पूरा हो जाएगा, लेकिन वह अब उनका वेतन नहीं दे सकता था। अप्रत्याशित रूप से उसके दोस्त काम खत्म होने के बाद उनका वेतन देने को तैयार थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे इस काम को घर ले जा सकते हैं और वे अपने दोस्तों से समय सीमा को पूरा करने में मदद करने के लिए कह सकते हैं। उन्होंने जिंग हाओ से कहा कि वह इस समस्या का अकेले सामना न करें, क्योंकि आखिरकार वे पहले से ही जिंग हाओ को परिवार का हिस्सा मानते थे। फिर उन्होंने अपने अपने घरों से काम पूरा किया। जिंग हाओ और जिंग टोंग अस्थायी रूप से नर्सिंग होम में रहते हैं और काम करते हैं। एक रात जिंग टोंग अपनी नींद से जागती है और वह अपने भाई को उसकी देखभाल करने के लिए इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद देती है। डिलीवरी का दिन आ गया। उन्होंने जो घटक अलग किए हैं उन्हें अंतः गुणवत्ता परीक्षण के लिए भेजा जाता है। समय बीतता गया और लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो जिंग हाओ और उनके दोस्तों को मिस्टर झाओ से मिलने के लिए शाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यालय में बुलाया गया। सबसे पहले मिस्टर झाओ वास्तव में जिंग हाओ की कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं, जो
समय पर ऑर्डर पूरा करने में सक्षम हैं। फिर उन्होंने कहा अगर उनके घटक 87% के गुणवत्ता स्तर के साथ गुणवत्ता परीक्षण पास करते हैं। इतना ही नहीं, मिस्टर छाओ जिंगहाओ के साथ 5 मिलियन की परियोजना के साथ 2 साल का अनुबंध करने के लिए भी काम करना जारी रखेंगे। जिंगहाओ इतने लंबे समय से जो त्याग कर रहा था वह आखिरकार रंग लाया। दोस्तों, आपको मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो रोजा वर्मा अवध वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।